Good morning to all of you. 11th class relation and function miscellaneous exercise question first. Let's start. We have function fx is equals to x square when x lies between 0 to 3 and 3x when it lies between 3 to 10, and another function gx is equals to x square, x lies between 0 to 2 and 3x when x lies between 2 to 10. So we have to show that f is a function and g is not a function. f एक फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है, ऐसा हमको बताना. देखेंगे सिर्फ एक चीज पे काम हमको करना. ये 3 है और ये 3 है, कॉमन एलिमेंट मिल रहे, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली. फंक्शन की वैल्यू 3 पे तो दो तरह से मिल रही है. एक तब जब ये क्या फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये x स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है. ठीक है ना. तब इसके लिए ऑर्डर पेयर बनेंगे 3,9. और एक तब जब इसके लिए सेकंड कंडीशन दी है, देखेंगे f ये भी 3 के लिए इक्वल टू ये क्या है 3x, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, अगेन 3,9. तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम बन रहे हैं हमारे पास. 3 का ये 9 है, 3 का भी, और हम पे फर्क नहीं पड़ता. आप चाहे तो 0 के लिए करिएगा 0 आएगा, 1 के लिए करना 1 आएगा, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 9 आएगा. अब यहाँ पे से क्या हो रहा है 3 के लिए 9 और 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, 6 के लिए 18. बस 3 टाइम्स करना, यहाँ स्क्वायर करना या 3 टाइम्स करना. ठीक है ना. ये तो फंक्शन हुआ f के लिए, f की बात कर रहे हैं, और सबके लिए डिफरेंट पेयर बनाने वाला है. लेकिन g के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, देखेंगे कैसे. अगर हम फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन एलिमेंट बन रहा है, यू कैन सी. हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं g2 पे. तो g2 कितना हो जाएगा आपके पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ऑर्डर पेयर बनेगा 2,4. ठीक. अब अगर ये सेकेंड कंडीशन के अनुसार अगर हम फाइंड कर रहे हैं g2 इक्वल टू, ये बनेगा यहाँ पे 3x, यानी कि 3 इंटू 2, तो 2 3 कितना हो गया 6. यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है 2,6. इसको और इसको देखिए आप, 3,9 सेम एलिमेंट है, उसी को रिपीट करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 2,4 एंड 2,6. हम लिख देंगे सिंस इन G2 having 2 images, that is 4 and 6, which is not possible according to function. So G is not a function while f is a function. तो f का जैसे 3 9 था और 3 9 एक ही एलिमेंट की बात कर रहा. आप और भी करोगे फाइंड तो 4 के देखिए 12 होगा, और हम कम कर डबल तो किसी के लिए हो नहीं रहा, सिर्फ डबल हो रहा था 3 के लिए यहाँ पे और 2 के लिए यहाँ पे. हमको उसी चीज को चेकआउट करना है. ठीक है ना. यही रीजन है कि f फंक्शन है जबकि g एक फंक्शन नहीं है. ठीक है. आप कंप्लीट करेंगे इसको फर्स्ट क्वेश्चन. हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. देखेंगे आप Question 2. fx equals to x square, then we have to find. ये दिया फंक्शन, यानी कि वो जो भी एलिमेंट के लिए फाइंड करते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है. तो हमको फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. ठीक है. तो देखेंगे तो fx इक्वल टू x स्क्वायर होगा तो f1.1 क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो f1 कितना 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1.1 माइनस 1. अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खुल रहा a प्लस b एंड a माइनस बी अपॉन 1.1 माइनस 1. देखिए दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आएगी आपकी 2.1, तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 2.1. ठीक है ना. सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. नेक्स्ट चलेंगे थर्ड की तरफ. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. हमको डोमेन फाइंड करना है. fx इक्वल टू फंक्शन दिया आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डोमेन का मतलब होगा कि x की हम कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते, किसको ले सकते हैं, उसका जानकारी बताना, उसकी डिटेल देना, उसी को डोमेन कहना, ठीक है ना। तो बिनो कि ये क्या है हमारे पास, रैशनल फंक्शन है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। जब आपको बोला था पी एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन जी एक्स इज नॉट जीरो, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सॉल्व फॉर x, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि वैल्यू आया 6 और 2। तो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा, 6 एंड 2 नहीं हो सकता। 6 एंड 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो देखिए 36, 48 माइनस 48 जीरो, तो इसको डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। कौन जीरो कर रहा है, 6 एंड 2। तो हम कहेंगे इसका जो डोमेन होगा आपको, वो डोमेन कैसे हो जाएगा, रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट 2,6, r माइनस 2,6। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 2 एंड 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 एंड 6 अगर आता है तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। दैट इज द रीजन कि इसका हम कह रहे हैं ये क्या नहीं होगा, 2 एंड 6 नहीं होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो r माइनस 2,6 इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, डोमेन। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ की तरफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 1। तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी, लास्ट वीडियो में बात की थी, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जब हम फाइंड कर रहे थे इसका डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे भी हमें दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे वी नो कि x माइनस 1 है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, यानी कि क्या हो सकती है, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो डोमेन इसका हो जाएगा हमारे पास 1 या उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है ना। और कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि 1 पे इक्वल हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज रहेगी। जबकि रेंज हो जाएगा इसका, अब 1 के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, अगर 1 वैल्यू इसकी कभी है तो 1 से स्टार्टिंग क्योंकि कर रहा है, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो पे क्लोज हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1, फिफ्थ है f(x) है मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है इसका भी डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन की बात करते हैं पहले। तो डोमेन मतलब x की क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे x का हम क्या रख सकते हैं, 1 या उससे बड़ी वैल्यू रख सकते थे। क्यों हमने ऐसा बोला कि सोचिए कि अगर हम 0 रखते तो क्या होता, अगर 0 रखते तो क्या होता, 0 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन कि हमने क्या किया, 1 से बड़ी वैल्यू रखी हुई है, समझ रहे ना। अगर हम यहाँ पे 1 से छोटी एक और वैल्यू 0 से बड़ी की बात करते हैं, सपोज 0.5 की बात कर लेते हैं, 0.5 रखिएगा तो क्या होगा, वंस अगेन माइनस 0.5, that is also square root of negative, which is not possible। इसीलिए हमने 1 से इन्फिनिटी तक कहा था। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉडुलस है आपके पास, x कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब रियल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू r रियल, ठीक है ना। अब जब रियल होगा तो कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो x की वैल्यू अगर 10 लेते हैं, 10 माइनस 1 9 पॉजिटिव का आएगा। x की वैल्यू अगर -7 लेते हैं, -7 माइनस 1 -8, लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम 1 ले रहे होंगे
कभी 1 भी तो आएगी इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है उस समय पे। कब, जब हम 1 ले रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम इसकी पॉजिटिव होगी। इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा वो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज होगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है, फंक्शन दिया उसने x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है और फंक्शन ये है। ये ऑर्डर पे बना के दे रखा, तो ये सिंपल समझे आप, एक्स कॉमा वाई जैसे हम कहते हैं, तो वाई मतलब ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जबकि क्या है, ये रियल नंबर है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, हमको इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना, सिर्फ रेंज फाइंड करना है। और इसने x बिलोंग्स टू r कहा, मतलब कि ये तो रियल नंबर है इसका डोमेन, ठीक है। तो रेंज के लिए जा रहे हैं, हम ले लेते हैं सपोज लेट, इसको सपोज y कहा सॉल्व करने के लिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे से, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई, and x square is equals to y upon 1 minus y, and x is equals to square root of y upon 1 minus y, ठीक है। तो हमको मिल गया क्या, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज है तो सबसे पहले सिचुएशन हमारे पास आती है कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, एक तो ये बात हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आने वाली है आपके पास, क्योंकि ये y अपॉन 1 माइनस वाई है, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू तो 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमको इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कह सकते हैं। जब y का भी चेंज होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, हम दो कंडीशन लेके चलने वाले हैं यहाँ पे। y अपॉन 1 माइनस वाई क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा हमारे पास, और ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस वाई 0 नहीं होगा, तो हम लिख लेंगे एंड 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 माइनस वाई 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, y इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन y का वैल्यू हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए। अब ये किसका वैल्यू हमारे पास, ये x के लिए वैल्यू जा रहा है, समझ लो आप। इस x का वैल्यू जो जा रहा है आपके पास, जो हमको फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है हमको कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 भी कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इसका हमारे पास जो डोमेन मिलेगा, डोमेन कैसे हो जाएगा हमारे पास, y क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से छोटा रहेगा, समझ रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि हमने क्या किया है, हम डोमेन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन को डिफाइन करे, क्योंकि हम y के लिए सॉल्व कर रहे थे तो ये टर्म y में आया हमारे पास, लेकिन हमारा फंक्शन क्योंकि पूरा x में है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस y को रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है ना, x, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इसको y के इक्वल रखा है, तो उस तरह से फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि डोमेन आया हमारे पास, ये क्या कह रहा है कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कैसे आएगी, जो हम रखेंगे। अच्छा, हमने डोमेन लिखा है, इसको क्या बोल रहा है, रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो ये y रहेगा, अगर रेंज है तो ये y होगा,
तो y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ठीक है ना। अब देखिए कैसे ये बात कर रहा है, x क्या है क्योंकि रियल है तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बड़ा नंबर सोच लेते हैं, 10 हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और नीचे भी 100 प्लस 1 101 हो गया, तो 100 अपॉन 101 डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, देन यू नो की वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 ऑलवेज। तो ये हमेशा ऐसा होगा क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जाएगा। आप x का वैल्यू नेगेटिव कुछ भी रख लो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। यू कैन सी 1 मोर देन द न्यूमरेटर। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर देन वी नो कि क्या होता है कि ये वाला जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन होगा, ये हमेशा लेस देन 1, लेस देन यूनिटी आता है, ठीक है ना। इसीलिए वहां पे क्या हुआ, लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है ना। और y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 से भी बड़ा मिलने वाला है हमको, ऐसा नहीं 0 नहीं मिलेगा कभी। अब सोचिए कि आप बोलो कि ठीक है हम नेगेटिव की बात भी कर रही, पॉजिटिव की, अगर हम 0 की बात करते तो क्या होता, हाँ तो 0 मिलेगा हमको, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ है, इसको 0 रखने से प्लस 1 भी हो रहा है, इसलिए कितना है 1, तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, इसीलिए कहा गया है कि y क्या है, या तो 0 है या उससे बड़ा है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा है, ठीक है ना। तो ये इसका रेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो रेंज डोमेन फाइंड करने के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े उन सबको कंप्लीट श्योरली कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 7 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे f(x) और g(x) दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू f(x) x+1 है, g(x) 2x - 3 है। एक बार आपको दोनों को ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे, हमने अलजेब्रा फंक्शन में पढ़ा है, तो ये 3x और -3 + 1 हो जाएगा -2, तो 3x - 2 हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम 7 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फंक्शन दिया और ये है z to z में डिफाइंड बाय f(x) = ax + b। देखिए 8 क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं, 7th आपके लिए होमवर्क है। 8th क्वेश्चन में f दिया है हमारे पास 1 1 2 3 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 0 -1 -1 -3, ठीक है। z to z इंटीजर से इंटीजर में है, यू कैन सी के सारे इंटीजर मिल रहे हैं आपको, वही बात उसने कही है। और डिफाइन कैसे हुआ है, f(x) = ax + b से, f(x) = ax + b, ठीक है। हाँ जी, तो वी हैव फॉर सम इंटीजर a and b डिटरमाइन a and b, वी हैव टू फाइंड a and b, ठीक है। तो देखिए f(x) मतलब ax + b क्या है, ये वाला वैल्यू, इसके लिए ये वाला वैल्यू, इसके लिए ये वाला वैल्यू, इसके लिए ये वाला वैल्यू। हम कोई भी एक या दो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर 1, 1 के लिए ले हम, यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, f1 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ये कह रहा है, ये ऑर्डर पेयर यही कह रहा है, इसका मीनिंग यही हुआ कि 1 रखेंगे तो 1 आएगा। अब अगर f1 फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, 1 रखने में कितना हो जाएगा, a + b, तो a + b इक्वल टू कितना हो गया, 1, इक्वेशन सपोज फर्स्ट, ठीक। अगर हम 2 रखते हैं, f2 रखते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब f2 कहाँ रखेंगे, इस वाले फंक्शन में रखेंगे, जो फंक्शन दिया उसमें क्या हो जाएगा, 2a + b, 2a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इक्वेशन सेकंड। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 आप सॉल्व कीजिएगा इसे, यू गेट द वैल्यू ऑफ a and b, ठीक है ना। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो आपको a and b का वैल्यू मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इस वाले के लिए जाते, 0 पे इसका वैल्यू -1 होगा, तब आपको यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लेना था, इसका वैल्यू -1, यानी कि b का वैल्यू एक्चुअली क्या आएगा, -1 आएगा, और फिर तो आप कहीं पे भी रख के फाइंड कर सकते हैं। इन 4 में से आप किसी के लिए फाइंड कर सकते हैं, बस हमको 2 फंक्शन, 2 ऑर्डर पेयर चाहिए थे, 4 नहीं भी दिए, अगर यही 2 दिए होते, यही 2 दिए होते, तब भी हम फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे।
आर ए कॉमा बी such that A and B both are belongs to N and A equals to B square. ठीक है, तो हमें बताना है आर द फॉलोइंग ट्रू A comma A belongs to R for all A belongs to N. फर्स्ट पार्ट है A comma A belongs to R for all A belongs to N. A belongs to N, जबकि A क्या है, सारे N नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, तो A comma A belongs to R क्या होगा, वी हैव टू फाइंड, इसके अंदर होगा या नहीं, वी हैव टू फाइंड। देखें ये होगा लेकिन सिर्फ 1 के लिए, अगर ये 1 हो ये भी 1 हो तो 1 comma 1 बिलोंग्स टू R करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको डिफाइन कर रहा है, ये है A इक्वल्स टू बी स्क्वायर, A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये वाला होगा 1, इसका स्क्वायर करके आया है तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ट्रू ओनली फॉर 1 comma 1, लेकिन इसने कहा कि बिलोंग्स टू N, A इक्वल्स टू 1 कहा होता तो ट्रू होता, लेकिन ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा। हम लिखेंगे इट इज ट्रू ओनली फॉर A इक्वल्स टू 1, बट फॉर A belongs to N it is not true, क्योंकि N जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, बहुत सारे नंबर होंगे, और किसी के लिए भी ट्रू कभी नहीं होगा, क्योंकि जब 2 2 होना चाहिए, अगर 2 को लेंगे तो A का मतलब 2 2 होना चाहिए, 2 2। अब जो डिफाइंड होगा B जो सेकेंड एलिमेंट है उसका वो जो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर करके आएगा, इनके यहाँ 2 लिखते तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4 2 तो इसको डिफाइन वैसे ही नहीं करेगा, समझ रहे ना। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट है हमारे पास A B belongs to R implies B A belongs to R, A B belong करता है R को, तो implies that B A भी belong करना चाहिए R को, तो ये ट्रू है कि नहीं हमको पता करना है। ठीक है ना, तो हमको एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके लिए, क्योंकि ये तो सारे नंबर के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक बात याद रखिए, यहाँ पे R का मतलब रिलेशन है, ठीक है ना, रियल नंबर नहीं है। A B अभी भी N के लिए जा रहे हैं, पहले ही डिफाइन किया उसमें। तो सपोज कि मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ A का वैल्यू हम ले लेते हैं, इसने कहा A क्या है, B स्क्वायर के इक्वल है, अगर B को मैं क्या ले लूँ 2 ले लूँ, तो A कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 4 2 बिलोंग करेगा R को। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, बट अब होना क्या चाहिए, अगर 4 2 बिलोंग कर रहा तो 2 4 को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कर लेंगे 2 4 इज नॉट बिलोंग्स टू R। अब ऐसा क्यों हुआ 2 4 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इस रिलेशन की वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये वाला, इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। समझ रहे हैं ना। एक्चुअली आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये 3 चीजें जो है ये हमारे पास रिलेशन होती है। इसको ये जो रिलेशन है फर्स्ट में जो उसने कहा था A बिलोंग्स टू R, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ये सिमेट्रिक है। और जो थर्ड वाला AB और BC कह रहा है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है ना, देखेंगे जो थर्ड पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो थर्ड पार्ट में थर्ड के लिए हमको एक एग्जांपल सेट करके चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, कहते हैं रिफ्लेक्सिव, सेकेंड को सिमेट्रिक और थर्ड को ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये है वो 3 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लास 12 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो हम थर्ड वाले पार्ट के लिए जा रहे हैं। इसने कहा था AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R,
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R. ऐसे ही बोला AC belongs to R, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हमको फिर से कुछ ऐसा एग्जांपल सेट कर लेना है जो कि आपको क्या करेगा, इसको डिफाइन कर देगा। तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं ए बी स्क्वायर होगा तो ये बस 4 है तो ये 16 हो जाएगा। 16 कॉमा पर बिलोंग कर रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। अब ए बी है तो बी सी लिया, तो ये इसका जो लास्ट टर्म है वो हम पहले ले लेंगे इसको 4। अगर 4 है तो ये देखिए 16 था तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट था 4, ये 4 है तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे 2, ये भी बिलोंग करेगा आपको, नो प्रॉब्लम। अब इसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, ए बी और बी सी होता अगर तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए था आर को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 16 4 और 4 2 बिलोंग कर रहा, तो 16 2 को भी बिलोंग करना चाहिए, 16 और 2 को भी बिलोंग करना चाहिए आर को, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कितना है, ये 16 है और यहाँ पे क्या ए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि वहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4, वहाँ 4,2 आ सकता, जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये भी हमारे पास इट इज नॉट, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनती, फंक्शन कुछ इस टाइप का दिया जाता, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव। और कोई एक ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, दो चीजें वहां पे पढ़ेंगे आप, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन देखेंगे, एट a = 1 2 3 4 b और f एक फंक्शन दिया, आर द फॉलोइंग ट्रू। ये कह रहा है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a to b। a से b में f रिलेशन है या नहीं हमको पता करना है। तो रिलेशन होगा, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने ऑर्डर पेयर बना रखे हैं, बट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। फंक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कोई रिपीट ना हो, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं हम, आप स्वयं से ट्राई करिएगा इसे। क्वेश्चन 11 की तरफ आएंगे। f एक सबसेट है z कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। f ए बी ए प्लस बी फंक्शन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। हमने 10th वाला भी होमवर्क दे दिया आपको। ये है आपके पास f = a b और a प्लस बी, a b, a प्लस बी such that a b belongs to z, a and b belongs to z, ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर है, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई जब कहता तो एक एग्जांपल लेके कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, सपोज हम लेते हैं लेट a = 1 एंड b = 6। अगर a 1 और b 6 ले तो क्या होगा देखेंगे। तो ये क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, a 1 है b 6 है, a b मतलब 1 6 = 6 और 1 + 6 बिलोंग्स टू f, ठीक, ओके। बट अब हमको कैसे कर लेना, 6 का एलिमेंट 7 हो गया, अब हमको ऐसे कुछ नंबर एडजस्ट करने हैं कि फिर से 6 आ जाए, समझ लो, प्रोडक्ट करके, जैसे 2 3 = 6 आ जाए, 6 1 = 6 हो गया है, और तो 6 के फैक्टर तो खैर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 2 3 हो सकते हैं, बट a = 2 और b = अगर 3 लेते हैं तो फिर से क्या बनेगा, a × b यानी कि 2 3 = 6 कॉमा, बट अब a + b यानी 2 + 3 5 इज बिलोंग्स टू f, तो इसको भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या गया, हियर 6 हैविंग 2 images, that is क्या 5 and 7, which is not possible according to definition of function, so we can't say कि ये एक फंक्शन होगा। इसने कहा था ना, इज एफ अ फंक्शन, क्या है फंक्शन है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिफाइन करें, लेकिन सारे एलिमेंट को डिफाइन करना चाहिए तब ये फंक्शन होगा, तब तक नहीं, समझ रहे हो ना, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं फिर,
और रिलेशन एंड फंक्शन इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें 12th क्वेश्चन। ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 9, 10, 11, 12 एंड 13। ओके, लेट एफ सो दैट ए टू एन। एफ एक फंक्शन है ए से एन पे, मतलब यहां से लेने एलिमेंट और बनेगा क्या, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का इसका जो रेंज बनेगा वो नेचुरल नंबर पे जाएगा। अब उसे डिफाइन कैसे किया है वो देखना पड़ेगा। डिफाइन बाय एफ एन इक्वल्स टू, एफ एन इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी कि अगर मैं ये कहूं और एन किसको बिलोंग कर रहा होगा, ए को, ठीक है ना। एन जो आएगा हमारा वो ए में से आएगा। तो एफ एन अगर बात करें, एफ 9 की मैं बात करूं तो कैसे बनेगा फंक्शन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है। अब जो 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 के फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, 3 × 3। इसमें से जो हाईएस्ट है वो है 3। इसी तरह से एफ अगर हम 10 की बात करें तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 5। हाईएस्ट कौन हुआ, 5। समझ रहे हैं, 10 हो गया। 11, 12 वैसे ही करेंगे तो एफ 11 करेंगे तो 11 स्वयं में प्राइम नंबर है तो उसका 11। 12 करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो हाईएस्ट कौन होगा, 3। एंड 13 करेंगे तो स्वयं प्राइम नंबर है तो कितना, 13। ओके, तो ये के सब क्या बनेंगे हमारे पास, इसका फंक्शन बनेंगे, यानी कि यही क्या बनेगा, रेंज बनेगा। उस रेंज पूछा हो आपको और आप लिख देंगे रेंज इक्वल्स टू 3, 5, 11, 3, 5, 11, यहाँ पे 3 रिपीट हुआ है तो नहीं आएगा, 13। तो इस तरह से आपके पास इसका रेंज मिलता और हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट एज वेल एज सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट। तो आप इसे कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। थैंक यू।